सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। साथियों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 21 उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि इसके पहले के प्रकरण हमारे हो चुके थे और फिर अगला इसको कंटिन्यू करते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो मित्रों, उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये संघीय न्यायालय होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी है। यदि बात करें ये किस भाग के अंतर्गत आता है तो भाग 5 में आता है और संवैधानिक प्रावधान इसके हैं अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक। 124 से लेकर 147 तक के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यदि स्थापना तिथि की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और उद्घाटन की तिथि की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। और उच्चतम न्यायालय प्रारंभ में इसमें 8 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे, और आज के यानी वर्तमान समय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को भी लेकर ये संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाती है और सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष रखी गई है। शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनका। और पद त्याग की बात करें तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करके पद का त्याग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा अनुच्छेद है 143। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 के बाद अनुच्छेद 125 की बात करें तो इसमें न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है और अनुच्छेद 128 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की बैठक की और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति को लेकर है। और अनुच्छेद 129 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को ये वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, चलिए उनको आगे बढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो अनुच्छेद 130 के तहत उच्चतम न्यायालय का स्थान और अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का मूल यानी आरंभिक क्षेत्राधिकार और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि अनुच्छेद 138। इसके बाद अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन और अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों का आबद्ध कर और अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेशित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आधार इनका है कई सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना, कैसे उनको हटाया जाता है तो आधार के तौर पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संबंधित अनुच्छेद यानी 124(4) और 124(5) के अंतर्गत इनको अपने पद से हटाया जाता है। इनकी प्रक्रिया क्या होती है इसको समझ लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इनको पद से हटाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के संविधान यानी मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया गया है, ये आता है केशवानंद भारती बाद जो 1973 में हुआ था। भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी भारतीय संविधान का संरक्षक और इनका अभिभावक भी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करने और अंतिम अधिकार इनको प्राप्त है तो वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है वो विधि का शासन है और इसके अंतर्गत आगे फिर चलते हैं। भारतीय संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया विधि का शासन और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात करते हैं और वृद्धि की शक्ति निहित है तो वो संसद में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो किया जाता है
वो संसद द्वारा अनुच्छेद 125 फर्स्ट के तहत किया जाता है। यानी उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन का निर्धारण होता है वो अनुच्छेद 125 फर्स्ट के तहत होता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य शामिल वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या 4 है और केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मित्रों ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ यानी 13 न्यायाधीशों की पीठ जो गठित की गई थी वो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 से संबंधित है उसमें की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है वो है अनुच्छेद 142। उच्चतम न्यायालय की विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार प्राप्त है केवल राष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात वो वर्ष 1993 में अपनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका की माता के नाम, जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है तो वो पुष्पा कपिला हीगो रानी को माना जाता है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की जो भाषा है वो इंग्लिश है यानी अंग्रेजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशंस, इनका पूरा नाम है जनहित याचिका और ये PIL के अंतर्गत भारत में जनक जो PN भगवती और भारत में इसकी जो शुरुआत हुई 1979 में हुई और जनक देश इसके हैं USA। चलिए इसके बाद फिर उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, यानी पहले जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय होता है। तो अब आते हैं उच्च न्यायालय यानी 22 नंबर उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत भारत में एकीकृत एकल न्याय की व्यवस्था है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर है, यानी जिला न्यायालय से ऊपर है और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अब ये देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो है इनका गठन कब कब हुआ और कहाँ कहाँ पर है। तो मित्रों, ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये 3 उच्च न्यायालय हैं जो 1862 ईस्वी में इनका गठन किया गया है। कौन कौन से हैं? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इनका जो गठन किया गया है वो 1862 ईस्वी में किया गया है और वर्तमान में ये उच्च न्यायालय जो है 25वां उच्च न्यायालय है। ये 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर है उसमें न्यायालय अपने स्वरूप में कार्यरत है। नेक्स्ट बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान में भाग 6 अध्याय 5 और अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक में ये देखने को मिलता है। और हमारा फिर है दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के तहत वर्ष 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया और दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तो उच्च न्यायालय की जो डिटेल्स है और जान लेते हैं। अब इसमें भारत का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अर्हताएं क्या होती हैं, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो होती है प्रक्रिया और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो वो भारत का नागरिक हो और भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो और वो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या परिज्ञान है और सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष है। अनुच्छेद 224 का के अंतर्गत उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की पदच्युति यानी पद से उनको हटाया जाना, संबंधित कदाचार एवं अक्षमता, उनके विपक्ष में यानी उनके विरोध में कोई प्रकरण हो या उनकी अक्षमता हो, इसके आधार पर उनको पद से हटाया जाता है
और अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जो अनुच्छेद 217 फर्स्ट में दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये अनुच्छेद 223 के तहत आता है, और अपर एवं कार्यकारी नियुक्ति जो है 224 के तहत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से संबंधित का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 266 में किया गया है। इसी क्रम में भारत और राज्यों की संचित निधियां जो हैं लोकलेखे को अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। इसमें प्रावधान जो है वो भारत की संचित निधि है, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते इसी के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता वे सभी संचित निधि पर भारित ये मुख्य व्यय हैं, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और पेंशन आदि संचित निधि पर आधारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये सब संचित निधि पर भारित जो मुख्य व्यय होता है उसमें है। व्यय की प्रक्रिया के नियम क्या है? तो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके भी कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर वो व्यय करने योग्य होती है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका क्या है? भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से संसदीय व्यवस्था राज्य स्तर पर भी लागू होती है। राज्य की कार्यपालिका के क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हमारे आते हैं। पहला है विशेषता, यानी राज्य कार्यपालिका की विशेषता, इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, और उसके बाद संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषता क्या है। तो केंद्रीय स्तर की तरह विशेषता है इसकी, भारत के राज्यों में सरकार की व्यवस्था है, और शामिल जो होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। और संवैधानिक प्रावधान की यदि बात की जाए तो भाग 6 और अध्याय 2 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 153 से लेकर के और 167 तक में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट हमारा है राज्यपाल। 25 राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, और न ही सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, और न ही सेना द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा आदि और कुछ मामलों में विराम, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शक्तियों की बात करें अगर राज्यपाल की, तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के अंतर्गत स्वीकृति देय है और स्वीकृति रोकना है। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित पुनर्विचार हेतु वापस करना, और गैर धन विधेयक यानी विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने और स्वीकृति पर अध्यादेश प्रख्यापित है। और राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। ये सदस्य संबंधित होते हैं साहित्य से, विज्ञान से, यानी साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, सामाजिक सेवा होते हैं, और सहकारिता से जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन गोलों के माध्यम से समझते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित हैं, यानी उपलब्धियां, भत्ते और पद से संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिनकी नियुक्ति होती है, तो राज्यपाल की जो जो शक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। प्रावधान जो है, नियुक्ति हो गई, और दोहरी भूमिका में राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। शक्ति की यदि बात की जाए तो विधानसभा में 17 और विघटित ये 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है शपथ इनको, और तथ्य जो हैं
वो राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग है। और कार्य की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इनका विशेष पॉइंट क्या है? राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अहर्ताएं क्या होनी चाहिए राज्यपाल की? तो भारत का वो नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और पद त्याग की प्रक्रिया कैसे है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके और स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद वो त्याग सकता है। और पद धारण की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो पद धारण कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, यह अनुच्छेद 200 में वर्णित है। और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने पर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ये इसका प्रावधान जो है 356 अनुच्छेद के तहत किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनकी सदस्य संख्या की बात करें तो अधिकतम जो है 500 है और न्यूनतम 60 है। विधानसभा से संबंधित सदस्य संख्या जो होते हैं अधिकतम 500 है और न्यूनतम 60 है। सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वरिष्ठ मताधिकार पर आधारित होता है और कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष तक का। और सदस्यों की न्यूनतम आयु की बात की जाए तो वो 25 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधायिका राज्यपाल के विभागाधीन शक्तियां कितनी हैं? विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना और विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु आदेश देना, किसी विधेयक पर अनुमति रोकने और राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने हेतु और अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने हेतु, ये राज्यपाल के विवेकाधीन की शक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा। विधानसभा ये 3 भागों में विभाजित की गई है, सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन। बात करें सत्राहूत की तो राज्यपाल द्वारा की जाती है और सत्रावसान राज्यपाल द्वारा ही होता है और विघटन भी राज्यपाल द्वारा होता है। अगला आता है धन विधेयक। धन विधेयक के अंतर्गत केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो होता है वो केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो अधिकार और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होता है और इनका निर्णायक मत हो। किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति होती है। संपर्क संस्थापक जो वो सदन और राज्यपाल के मध्य होता है। राज्य विधानमंडल नेक्स्ट हमारा आता है। इसका परिचय देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान है जो भाग 6 में, अध्याय 3 में और अनुच्छेद 168 से 212 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अंग कौन कौन से हैं? तो अंग की बात की जाए तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इनके अंग हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल जो हैं वो हैं प्रभुदास पटवारी जो तमिलनाडु से आते हैं। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। यह अनुच्छेद 168 के तहत वर्णित है और राज्यपाल में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 156 फर्स्ट के तहत किया गया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा विधान परिषद और राज्य मंत्री परिषद। सबसे पहले विधान परिषद देख लेते हैं। विधान परिषद के अंतर्गत आता है संसद। संसद के अंतर्गत विधि द्वारा सृजन या उपबंध यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे यानी विशेष बहुमत से तो अनुच्छेद 169 के तहत आएगा। अनुच्छेद 171 की बात करते हैं। विधानसभा परिषदों की संरचना, अस्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष और प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य यथासंभव निकटतम सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्य संख्या की बात की जाए तो संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो 1/3 होती है। किसी भी दशा में 40 से कम नहीं, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होते, यानी सदस्य जो होते हैं 5/6 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा या शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है राज्य मंत्रिपरिषद, इसका अनुच्छेद 130 163 है। राज्यपाल की सलाह पर सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री जो होते हैं, अन्य विभागीय मंत्री, उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उसमें होते हैं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक, अर्थात 12 से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक का वर्णन किया गया है। अब आता है राज्यपाल। ये 153 के अनुसार राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे यानी आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के तहत होता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं अनुच्छेद 156 के तहत। अब नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रमुख विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, अर्थात इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अन्य मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो राज्यपाल को सहायता है सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाता है। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो सारा मंत्रिमंडल स्वतः समाप्त समझा जाएगा और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अर्थात इनका कार्यकाल जो निश्चित नहीं होता है, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण किए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 27 नंबर, शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत विधि पर निर्णय की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये 3 पहले ही बताए जा चुके हैं। न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण और विधि या कानून यानी क्रियान्वयन की शक्ति। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विधि या कानून निर्माण या परिवर्तन करने की शक्ति जो है विधायिका और राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 के तहत नाम मात्र का प्रमुख होता है और कार्यपालिका के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचक मंडल का अनुच्छेद 54 के तहत वर्णन किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य केंद्र शासित अध्यक्ष की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध या वित्तीय संबंध। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक में संविधान 11 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक में उल्लेख किया गया है, यानी प्रशासनिक संबंध का। और वित्तीय संबंध की बात की जाए तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां और संघीय संसद को प्रदत्त हैं। इसके अंतर्गत प्रशासनिक संबंध की बात की जाए तो संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण किया जाता है। और वित्तीय संबंध की यदि बात की जाए तो भारत के आकस्मिकता निधि की स्थापना जो है अनुच्छेद 267 फर्स्ट के तहत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात की जाए तो ये 3 सूचियों में इनका प्रावधान किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है।
और प्रशासनिक संबंध की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य इनका समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। और यदि वित्तीय संबंध की बात की जाए तो राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना अनुच्छेद 267 सेकंड के तहत किया गया है। और कुछ राज्यों को संघ के अनुदान की व्यवस्था भी अनुच्छेद 275 के तहत की गई है। और लास्ट पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और यदि वित्तीय संबंध की बात की जाए तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 29 आपात उपबंध। आपात उपबंध की बात की जाए, उपबंध के संबंध में तो आपातकालीन उपबंधों का उद्देश्य जो है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य इसके नियंत्रण में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक में इसका वर्णन किया गया है। और संविधान का प्रावधान यानी आपात उपबंध के अंतर्गत संविधान का प्रावधान है और इसका जो अब तक का अब प्रयोग नहीं किया जा सकता। संविधान का प्रावधान किया गया है ये 3 प्रकार के हैं, यानी आपात उपबंध, राष्ट्रपति शासन और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है और अब तक 100 से अधिक बार लागू किया जा चुका है। यानी आपात उपबंध जो है अब तक का 100 से अधिक बार लागू किया जा चुका है और इसका अब तक का एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपात उपबंध 3 प्रकार का है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों 3 प्रकार के हैं। तो लगाने का आधार जो होता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो आधार है, उसके अंतर्गत बाह्य आक्रमण और युद्ध, जैसे कोई देश दूसरा देश युद्ध करता है इस देश से, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी बाह्य आपातकाल होता है। और युद्ध या बाह्य आक्रमण से, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र सेना से, आंतरिक आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति शासन की यदि बात की जाए तो इसको लगाने का अधिकार राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफलता होने पर, और अनुच्छेद 356 से 365 तक में इसका उल्लेख किया गया है। और वित्तीय आपातकाल की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक पॉइंट आता है राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा तिथि से 1 माह के भीतर अनुमोदन होना अति आवश्यक होता है, यानी विशेष बहुमत होना चाहिए। और अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक के लिए जारी, आगे पुनः 6 माह और अनुमोदन द्वारा अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर मित्रों प्रभाव की बात की जाए आज, मित्रों यदि प्रभाव की बात की जाए तो केंद्र और केंद्र राज्य संबंधों पर, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं पर के वर्तमान कार्यकाल पर और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित इसका प्रावधान है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यदि बात की जाए तो उद्घोषणा से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है और अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक जारी प्रत्येक
6 माह की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यदि प्रभाव की बात की जाए तो राज्य स्तर पर की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में राज्यपाल प्रतिनिधि केंद्र और राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का होता है। और यदि वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत उद्घोषणा तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति आवश्यक है और राष्ट्रपति पश्चात अनिश्चित काल के लिए लागू होता है। उसके बाद प्रभाव की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त भत्तों में कटौती का निर्देश और राज्यों के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण होता है। और महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं, ये की पॉइंट है। अभी तक अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल वर्ष 1962, 71 और 1975 ये 3 बार लागू किया गया है। इसके पहले भी 3 बार बताया जा चुका है। और अनुच्छेद 355 के तहत संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वित्त आयोग। यदि वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग के प्रावधान की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और कार्य की बात की जाए तो संघ और राज्यों के मत करों के शुद्ध आगमों का विवरण है। और अन्य कार्य की बात की जाए तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की वंचित निधि के संवर्धन के लिए सुदृढ़ और वित्त में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। नेक्स्ट आता है गैर संवैधानिक आयोग। कुछ महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक आयोग भी हैं। योजना आयोग 2014 तक कार्यरत था, उसके बाद इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग में देख लेते हैं, परिचय इसका है संविधानेतर संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है। और गठन की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया। और गठन की तिथि में 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। पदेन अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। और मुख्य कार्य की यदि बात की जाए तो भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नीति आयोग, जो योजना आयोग के नाम पर इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अर्थात योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग नाम रखा गया है। योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन। पूरा नाम इसका है नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं। विशेष की बात की जाए तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर यह आधारित है। और आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई। और अध्यक्ष की बात की तो अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत कार्य की यदि बात की जाए तो योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लोकपाल, यानी 32 नंबर लोकपाल। लोकपाल नाम वर्ष 1963 में LM सिंघवी द्वारा दिया गया। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद घोष थे। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष को भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय संदर्भ में इसके बात करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों का निवारण होता है। और ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 यानी 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत है। और केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर
लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। उड़ीसा राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य जो है वो उड़ीसा है, अर्थात 1970 में लोकपाल से संबंधित विधेयक इन्होंने पारित किया था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना की गई थी, वो स्वीडन में की गई थी। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की, वो थे मोरारजी देसाई। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, या योग्यता रखता है, तो वो है लोकपाल का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से यानी 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसके तहत इनका पद से हटाया जाएगा। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन और भत्ता जो है सेवा की अन्य शर्तों के समान ही होगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल संस्था केंद्र स्तर पर गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय, एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान। संस्था का गठन जो है 2019 में, और महाराष्ट्र जो है भारत का प्रथम राज्य है। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1972 में करने वाला है। उसके बाद ओम्बुड्समैन एक शब्द है स्वीडिश भाषा का। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ है प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी, और भारत के ओम्बुड्समैन को जाना जाता है लोकपाल नाम से। और नेक्स्ट है ला लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्र गडकर। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भारत में स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन आता है। इसके अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, बनाया गया था। और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता इनको कहा जाता है। और दूसरा होता है शहरी स्थानीय स्वशासन। एक होता है पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा होता है स्थानीय शहरी स्वशासन। और ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा पारित किया गया था। पंचायती राज के शिल्पी इनको कहा जाता है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू होती है। इसके अंतर्गत जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर ये पंचायतें होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली और संवैधानिक दर्जा इनको मिला है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया है। पंचायत में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण का प्रावधान है जो अनुच्छेद 243 घ थर्ड के अंतर्गत है। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई है वो 24 अप्रैल 1993 से आई है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद हमारे हैं 243 से 243 तक। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। वो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। कुछ हमारी अन्य समितियां हैं, इनको देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति जो 1977 में पारित हुई, और जी.बी.के. राव समिति 1985 से संबंधित है, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 से संबंधित है, और पी.के. थुंगन समिति 1988 से संबंधित है। उसके बाद आता है पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने, और कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था जी.बी.के. राव समिति ने। और सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारी जिला परिषद का गठन होता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य होते हैं, और पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होता है,
इसकी स्थापना की जाती है और प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आता है शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं और भाग 9 का जोड़ा गया है। इसी क्रम में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। आता है फिर नेक्स्ट हमारा नगर पालिका। नगर पालिका के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत आते हैं। इस क्रम में महत्वपूर्ण तथ्य है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में आया था, वो 1 जून 1993 को आया था और संविधान के भाग 9 का में शामिल अनुच्छेद जो हैं वो अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या 6 तक हैं। अगला हमारा आता है भारत में शहरीकरण यानी स्थानीय शासन है, वो 8 प्रकार के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी स्थानीय शासन के प्रकार क्या क्या हैं, वो 8 प्रकार पहले ही बताया गया है। इसमें है नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, इसको छोटा कर लेते हैं, पुनः देख लेते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यास पत्तन और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी, ये स्थानीय यानी शहरी शासन के प्रकार में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है पॉइंट 34 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता। मित्रों, राष्ट्रीय दल की मान्यता की प्रमुख शर्तों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत चुनाव चिन्ह यानी आरक्षण और आवंटन होता है। आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। 3 शर्तें दी गई हैं, उसमें से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य होता है। तो पहली शर्त हमारी दी गई है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% यानी आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा, सीटें जीतती हैं। अथवा यह अगर नहीं है तो दूसरा होना चाहिए। दूसरी शर्त हमारी है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों में कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों में विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। अथवा अगर ये भी नहीं है तो तीसरी शर्त लागू होती है। तीसरी शर्त हमारी है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तो ये 3 शर्तों में से एक शर्त का पूरा करना अनिवार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है और राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक संवैधानिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है राज्य स्तरीय दल की मान्यता है और प्रमुख शर्तें उनकी क्या क्या हैं। पहली शर्त है चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन इसका किया जाता है। आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल को मान्यता है निम्नलिखित में से एक शर्त पूरा करना होता है। इसमें भी 3 शर्तें दी गई हैं। इन 3 शर्तों के अंतर्गत एक शर्तें पूरा करना अनिवार्य होता है। पहली शर्त है, उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें यानी 2.51% या अधिक, उसको 3 ही माना जाए तो न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक प्राप्त होना चाहिए। दूसरी शर्त हमारी है, यदि पहली नहीं लागू होती तो दूसरी शर्त है, उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों में कम से कम 1 सीट
और राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भी भाग प्राप्त हो। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा पॉइंट उस पर लागू होता है, उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो। चलिए चुनाव चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो कुछ कुल 8 प्रकार के चुनाव चिन्ह हमारे जो हैं वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये 8 प्रकार की कुल राजनीतिक दल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 35 सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोकसभा में पारित जो 11 मई 2005 से लागू है और राज्यसभा में पारित 12 मई 2005 से और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में प्रभावी हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के सत्यापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका राइट टू इंफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक है, अपेक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, ये मद्रास उच्च न्यायालय यानी सितंबर 2014 को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट पॉइंट है सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। अगला पॉइंट है सूचना का अधिकार है कि एक विधिक अधिकार यानी साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक और अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्र के मूल अधिकार का भाग नहीं माना गया है। और क्षमा करना, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक और अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्र के मूल अधिकार का भाग भी माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन और संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आरटीआई के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। सूचना के अधिकार का अभिप्राय है किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच, यानी आरटीआई के दायरे में शामिल हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय। नवंबर 2019 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय निकाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त जो गैर सरकारी संगठन हैं, ये सभी उसमें सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात की जाए तो विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसमें 1766 इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दक्षिणी अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। और भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान संगठन यानी MKSS द्वारा लागू की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद जो 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना है और संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट A में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में इसको रखा गया है। सर्वप्रथम आरटीआई का कानून मसौदा प्रस्तुत किया गया जो वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल CERC अहमदाबाद द्वारा किया गया है। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून का प्रारूप सौंपा गया है। वो जस्टिस PB सावंत की तरफ से इनके द्वारा सौंपा गया है और अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 ये आधारित था। ये HD शौरी की अध्यक्षता वाले
कार्यबल की रिपोर्ट पर आधारित था। और आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने और इससे पूर्व में इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम जो राज्य था वो था तमिलनाडु, और ये समय था 1997 ईस्वी। आरटीआई अधिनियम के प्रावधान प्रमुख हैं। सूचना के अधिकार में शामिल कार्य दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रमाणित करना और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट लेना, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त करना। प्रत्येक प्राधिकार के तहत एक जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ की नियुक्ति का प्रावधान है। सूचना का अनुरोध प्राप्त करने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना पीआईओ का दायित्व होता है, और मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन का रूल्स है। और आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि इन सभी अपवादों का उल्लेख है जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी विविध में है। पंचायती राज और सामुदायिक विकास के अंतर्गत भाग 9 और भाग 11 अनुसूची 11 जो है सम्मिलित है। 24 अप्रैल 1993 से लागू है और पंचायती राज राज्य की सूची का विषय है, जो 11वीं अनुसूची 29 विषय हैं इसमें, और अनुच्छेद जो है वो 243 है। इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ग्राम सभा, पंचायतों का गठन और पंचायतों की संरचना और स्थानों का आरक्षण। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला इसमें सम्मिलित हैं। पंचायतों की अवधि पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक और सदस्यों की अर्हता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। पंचायतों की शक्तियों के बारे में यदि बात की जाए तो प्राधिकार और उत्तरदायित्व है उनका। पंचायतों की कर उगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। नेक्स्ट हमारा है वित्त आयोग का गठन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग है समिति जिसको केस से संबंधित है और उसका संबंधित क्षेत्र है। आयकर रिपोर्ट है जो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन से संबंधित है। राजमन्नार आयोग है, आईएएस और आईपीएस पद से है समाप्त करने की सिफारिश को लेकर। और एमएन वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग है, और दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार। गोलकनाथ केस उच्चतम न्यायालय में पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया। अब इसमें कुछ लेखक दिए गए हैं और पुस्तक दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। एक अतुल कोहली जी हैं जो दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इन्होंने लिखा है। ग्रेनविल ऑस्टिन वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। और फेडरल मून डिवाइड एंड क्विक और एलन ग्लेडहिल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसके प्रावधान है। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। और अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। अगला हमारा अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
और अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन और अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 338 राष्ट्रीय अनुसूचित नीति आयोग और अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारा परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर और भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों की गठित करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, जो क्रमशः 338 और 338 ये के अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बोहरा समिति। राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है ये बोहरा समिति। और राजमन्नार आयोग ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करता है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय गठन इसका हुआ है और 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति हेतु जो गठित समिति की संरचना है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा के अध्यक्ष। और इसके अतिरिक्त राज्यसभा में उपसभापति, शक्ति और मात्र सलाहकारी प्रकृति की ये होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये गठन इसका जो हुआ है वो वर्ष 1967 में 5 जनवरी 1966 को। और ये हनुमथैया की अध्यक्षता में ये अध्यक्ष रहे हैं। और मोरारजी देसाई भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया। सदस्य देवव्रत मुखर्जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रमुख भाग और विषय उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको देख लेते हैं। पहला भाग विषय और संबंधित अनुच्छेद। फर्स्ट भाग के तहत संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, जो अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। 1 से 4 में वर्णन इसका किया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आता है, जो 5 से 11 तक के मध्य किया गया है। और तीसरा हमारा आता है मूल अधिकार, जो 12 से 35 तक में वर्णित है। और चौथा हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक का दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 4 का मूल कर्तव्य, जो 51 का के तहत वर्णित है। और नेक्स्ट भाग आता है 5, जो इसके अंतर्गत संघ है, वो 52 से 151 तक में है। और 6 राज्य है, राज्य 152 से 237 के मध्य है। तथा भाग 8 संघ राज क्षेत्र, जो 239 से 241 तक के मध्य में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 9 पंचायत के अंतर्गत 243 से और 243 आड़ा तक इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाएं हैं, जो 243 ता से लेकर के और 243 या छा तक वर्णित हैं। भाग 9 खा मित्रों, भाग 9 खा के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियां हैं, जो 243 या और जा से लेकर के 243 या न तक हैं। उसके बाद 10वां भाग आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो 244 से लेकर 244 का तक में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा आता है 11वां संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तक। और नेक्स्ट है 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो 308 से 323 तक में वर्णित हैं। और नेक्स्ट है 14 का अधिकरण, जो 323 का से लेकर के और 323 का तक वर्णन इसका किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 15 निर्वाचन। निर्वाचन की बात की जाए तो 324 से 329 तक इसका वर्णन है। और नेक्स्ट आता है 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो दिए गए हैं, 330 से लेकर 342 का तक में दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है 17, ये राजभाषा के संबंध में है। राजभाषा 343 से 351 में वर्णित है। और नेक्स्ट हमारा आता है
18 आपात उपपन्न 352 से 360 तक में इसका वर्णन है। और नेक्स्ट आता है 20 यानी 20 संविधान का संशोधन जो 368 के तहत वर्णित है। चलिए विविध प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है केवल टाई की स्थिति में, और आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, वो प्रोटेम स्पीकर होता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। यदि विधानसभा के अंतर्गत वो आता है तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेंगे, और लोकसभा में है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है, वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है संबंधित व्यक्ति और महत्वपूर्ण कथन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद, ये इनका महत्वपूर्ण कथन है। केसी हेयर हैं भारत अर्ध संघात्मक राज्य, और हृदयनाथ कुंजरू राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा। और जी ऑस्टिन संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट हमारा आता है विशेष। नेक्स्ट टॉपिक पर यदि बात की जाए तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTGS, इसमें गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह इसके रूप में वर्गीकृत हैं, और 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जनजातीय कार्य मंत्रालय PBTGS विकास योजना कार्यान्वित करता है। 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में हमारा 15वां वित्त आयोग है, इसका गठन हुआ है 27 नवंबर 2017 को। इसकी अवधि जो है 2021 से 2021 में 1 वर्षीय की अवधि, और 2021 से 26 तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए है। यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, सदस्य हैं अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद। सिफारिशें केंद्रीय करों में राज्यों की 41% की हिस्सेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें बोडो जनजातियों की नाम की बात की जाए तो इसमें है बोडो, गदाबा, बोडो, पोरोजा, चेचू, डोगरिया खोंड और गुटोब गदाबा। 6वां है खोंड पोरोजा, 7वां है कोलम, 8वां है कोंड रेड्डी और 9वां है कोडा सारवस और 10वां है कुटिया खोंड और पारेंगी पोरोजा और 12वां है छोटी। कुल 12 जनजातियां हैं। नेक्स्ट आता है बिहार और झारखंड के अंतर्गत असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवास, मल पहाड़िया और पहरैया और सौरिया पहाड़िया। सावर कुल 9 जनजातियां हैं। गुजरात के अंतर्गत कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलधुआ कुल 4 हैं। और कर्नाटक की बात की जाए तो इसमें जेनु, कुरुबा, कोरगा कुल 2 हैं। और केरल की बात की जाए तो इसमें है चोल नाइकान, कटनाकन का 1 वर्ग और कादर, कटनायकम, कुरुम्बास और कोरागा कुल 5 हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इसमें अजूमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी, कौरवास और कमार, सहरिया और बिरहोर कुल 7 जनजातियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसमें कारिया, ओलम, मारिया, गोंड ये 3 जनजातियां हैं। मणिपुर की बात की जाए तो इसमें मारंग नागा 1 जनजाति है। ओडिशा की बात की जाए तो इसमें बेरहोर, बोंडो, दीदाई, डोगरिया खोंड, जुआंग, फारिया, कुटिया खोंड, लांजिया, सौरा, लोढ़ा, मनकीडिया, पौड़ी थुइया और सौरा और चुक्तिया, भुजिया कुल 13 जनजातियां हैं। राजस्थान की बात है तो इसमें सहारिया जनजाति है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो इसमें कटनाइकन, कोटा, कुरुम्बास, इरुलास और पनियान, टोडा कुल 6 जनजातियां हैं। त्रिपुरा की बात की जाए तो इसमें सियांग यानी कुल 2 हैं, रियांग 2 हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो बुक्सा, राजी कुल 2 जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो बिरहोर, लोहड़ा और टोटो कुल 3 जनजातियां हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की यदि की जाए तो इसके अंतर्गत
ग्रैंड अंडमानी, जारवा, ओंगो, सेनेटीज और सोम्बेन कुल 5 जनजातियां हैं। मित्रों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ तो मित्रों, हमारा नेक्स्ट पेज है प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों और आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और संविधान 104वां संशोधन अधिनियम के तहत जो 2019 में हुआ लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में 10% की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देश और आंग्ल भारतीय समुदाय में प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन किया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के तहत इस अधिनियम का उद्देश्य राज्यों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी शक्ति को बहाल करना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनका कार्यकाल दिया है और अध्यक्ष कौन कौन थे उनके नाम दिए हैं। जीबी मावलंकर 1952 से 56 तक, एम अनंत शयनम आयंगर 1956 से 1962 तक और हुकुम सिंह 1962 से 1967 तक, एन संजीव रेड्डी 1967 से 1969 तक और डॉक्टर GL ढिल्लन 1969 से 1975 तक और बलिराम भगत मार्च 1976 से जुलाई 1977 तक और एन संजीव रेड्डी 1977 से 1977 तक और KS हेगड़े 1977 से 1980 तक और बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक और रवि राय 1989 से 91 तक, शिवराज बी पाटिल 1991 से 96 तक और PA संगमा 1996 से 1998 तक और GMC बाल योगी 1998 से 2002 तक और मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक, सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक और मीरा कुमार 2009 से 2014 तक और सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक और ओम बिरला जो वर्तमान में हैं 2019 से अब तक के ये पद पर बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग की बात की जाए तो परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य नवीनीकरण, नवीनतम जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पूरा सीमांकन करना होता है। भारत में वर्तमान समय में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। यदि परिसीमन की बात की जाए तो परिसीमन आयोग ये वर्ष परिसीमन आयोग दिया है, वर्ष दिया है और अधिनियम दिया है। तो प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में बनाया गया जो 1952 के तहत अधिनियम के तहत है। द्वितीय परिसीमन आयोग 1963 है जो 62 के तहत है और तृतीय परिसीमन आयोग 1973 जो 1972 के तहत है और चतुर्थ परिसीमन आयोग जो 2002 के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जारी रीटों के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत कुल संख्या कितनी है? 11 और प्रेरणा स्रोत कहाँ कहाँ से है? पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान जो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में उल्लेख भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है और अनुशंसा की है स्वर्ण सिंह समिति ने और इसमें जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या ये 5 है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है USA, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इतनी भाषाएं हैं। सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके